हेलो फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीन देखकर बता ही सकते हैं कि हम किस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत को जानते होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये एक चैप्टर फर्स्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो बेसिकली अगर हम समझते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ क्यों कैसे हैं और क्यों हैं, और इस चैप्टर में हमें क्यों बोला गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में ही क्यों बताया गया, किसी और चीज़ के बारे में बता सकता था। तो यहाँ पे हमें यह सोचने का अवसर प्रदान करता है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं और वे कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका आकार कैसा है, उनका गुण क्या है। इसलिए हमें यह सोचने के लिए हमारे आसपास के पदार्थ इस पाठ का नाम रखा है। ठीक है, तो इसमें हम डीपली से एकदम क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर को, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है स्मरणीय तथ्य। पहले हम क्या स्मरणीय तथ्य मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है, इस विश्व में, उस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिक ने नाम दिया पदार्थ, मतलब मैटर। ठीक है, मैटर। अब भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ की 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। यह मूल 5 तत्व है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो वायु क्या है? एक गैस है। ठीक है, वायु हमारे लिए गैस हो जाता है, पृथ्वी हमारे लिए हो जाता है एक ठोस पदार्थ, अग्नि हो जाता है, वो भी क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, जल क्या है? लिक्विड है। और आकाश क्या है? ठंडा है, फ्रीजिंग पॉइंट तक आ सकता है, आकाश ठंडा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने 5 तत्वों का नाम दिया: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और हमने भी 5 तत्वों को प्राप्त कर लिया है। वो है जहाँ तक ज्ञात अभी तक हो चुका है, जैसे वायु यानी गैस, जल यानी लिक्विड, वायु, गैस, और फिर ठोस यानी पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक ठोस है। क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी पर, अगर हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं तो जो हमारे इंटरनल प्लैनेट है वो ठोस, क्या, मिट्टी के बने ठोस हैं। और जो एक्सटर्नल प्लैनेट है वो सब गैस के बने हैं। तो यहाँ पृथ्वी से पृथ्वी से किसको डिनोट किया गया है? पृथ्वी से ठोस पदार्थ को प्रदर्शित किया गया है। अग्नि क्या है? तो ऊष्मा। और जल तो बता ही चुके हैं। और जैसे कि आकाश, तो आकाश क्या? फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब ठंडा है। तो इसको हम ले लेते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपने इसके बारे में अभी क्या है 9 में, अगर जो बच्चे 9 में फ़ोन का इस्तेमाल करते पढ़ाई में, उन्हें इनके बारे में ज़रूर पता होगा। वैसे किसी 10 क्लास से भी आप पूछ सकते हैं, उनको भी पता होगा। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे और 5वीं जो अवस्था थी वो अग्नि। तो अग्नि कैसे हो गया? तो अगर हम किसी पदार्थ को हाई टेम्परेचर में अगर गर्म करते हैं, बहुत ही हाई सुपर हीट में, तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेती है। और प्लाज्मा से यहाँ अग्नि को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, हम सिर्फ समझने भर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है और वह कुछ आयतन स्थान घेरती है, जिसे हम आयतन कहते हैं। कुछ घेरना उसे आयतन कहते हैं। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति, उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं और उनकी जो रासायनिक प्रकृति, उनको 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य मतलब यहाँ देखिए, यहाँ जो द्रव्य है वो जल से डिनोट करता है, जबकि यहाँ जो लिखा हुआ जो द्रव्य है, यहाँ जो द्रव्य लिखा है, ये द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जल मत समझिएगा।
हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए यहाँ पे जो द्रव है ये जल का उदाहरण दिया है, जबकि यहाँ पे है पदार्थों की अवस्थाओं में बताया गया। तो बस इस मात्रा में ध्यान रखिएगा। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। द्रव्य यानी जल की, ठीक है। यहाँ और फिर क्या, यहाँ द्रव्य शायद यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, द्रव जल होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गैसों के लिए अधिकतम, परंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है, ठीक है। पदार्थों की अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती रहती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। ऊर्ध्वपातन को ध्यान रखिए। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में आ जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाते हैं। गैस से सीधा ठोस में आ जाते हैं, तो उस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। मतलब कि वाष्पीकरण कहाँ से होता है? जब हम जल का कटोरा, पानी का कटोरा रखते हैं, तो जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, उस जल की ऊपरी सतह से होता है। और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो गर्म कहाँ से होता है? ऊपरी सतह से, वो निचली सतह से होता है। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह निचली सतह से वो गर्म होता है, वो पानी ऊपर उठता है और पानी गर्म करता है। जबकि वाष्पीकरण सतह की परिघटना है, जो सतह पे होता है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ठीक है। वाष्पीकरण की गति निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। जब पानी जो होता है वाष्पीकरण करता है, अब इस पर एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक जल का कटोरा लीजिए, उसको अपने रूम के अंदर रखिए और एक को बाहरी धूप में, तो आप बता ही सकते हैं कि किस में पानी पहले सूखेगा? धूप वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या है, धूप की गर्मी पड़ रही है, बाहर में हवा है, तेज़ चल रही है। उससे क्या होगा कि जब पानी गर्म होगा तो उसके ऊपर एक क्या टेम्परेचर बनेगा, ठीक है, दाब पड़ेगा। जब हवा आएगी तो उस दाब को हटा देंगे और वो पानी हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से वाष्पीकरण तेज हो जाएगा और बाहरी पानी जल्दी सूख जाएगा। तो क्या क्या सतही क्षेत्रफल, और एक और बात कि उसका क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा ग्लास में अगर पानी रखते हैं और एक बड़ा सा थाली में पानी रखते हैं, तो सबसे पहले पानी वो थाली से वाष्पीकृत होगा, क्योंकि वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ज़्यादा क्षेत्रफल मतलब ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो जब हवा चलेगी तेज़, तो उसका है कि पानी को गर्म या फिर उसको उड़ा देगी, उसका वाष्पीकरण तेज़ कर देगी। और ग्लास छोटा मुँह है तो उससे कम होगा। इसलिए 3 कारक क्या क्या यहाँ बताया गया है? तो 3 कारक यहाँ बताया गया है कि सतही क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, तापमान चाहिए और आर्द्रता, मतलब और वायु की गति। और आर्द्रता भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर ठंड के मौसम में क्या होता है कि ठंड है, आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता का अगर हम उदाहरण समझते हैं, मतलब उसका परिभाषा समझते हैं, तो पानी में, वायुमंडल में पानी की स्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जितना अधिक पानी होगा, आर्द्रता उतनी अधिक होगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ, तो आप एक बार सिर्फ इन्हें रिवीजन कर लें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर आप सोच सही रखते हैं तो आपकी क्वेश्चन जो गलत करने की संभावना बहुत कम होती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न कैसे हो सकती है? तो देखिए, वाष्पीकरण करने के लिए 2 कारण,
मतलब कारक चाहिए। क्या चाहिए कि जब कोई पानी वाष्पित होता है तो उसे क्या ऊष्मा चाहिए, और जब ऊष्मा चाहिए तो क्या करेगा। एग्जाम्पल आप घड़े का ही ले सकते हैं। घड़ा का जो पानी होता है गर्मी में ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो सतही क्षेत्रफल पे जो पानी सटा हुआ रहता है ना, जब वो वाष्पीकृत होता है तो वो वाष्पीकृत कहाँ से होता है, एक तो सूर्य की धूप भी लेता है, उससे भी गर्मी लेता है, और दूसरा कि जो पानी के अंदर जो गर्मी रहता है जब आप घड़े में हाथ डालेंगे तो आपको थोड़ा गर्म लगेगा फर्स्ट टाइम, फिर थोड़ा देर बाद आपको ठंडा लगेगा। तो उस टाइम क्या होता है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो वह जो पानी है सतह वाला पानी है वो क्या करेगा कि मटका का जो गर्मी है अवशोषित करके बाहर उड़ जाएगा, और ऐसी प्रक्रिया बार बार होती रहेगी जिसके कारण मटके का पानी ठंडा रहेगा। तो क्या है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। एक और उदाहरण ले लें, अगर आप मटका का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप अपने हाथ पर सैनिटाइज़र डाल के देखें। अगर सैनिटाइज़र क्या होता है कि वो हीट गर्मी पाते ही मतलब वो बहुत ही कम हीट में वाष्पीकृत हो जाता है, तो आपकी हाथ की जो ऊष्मा है उसे लेकर वाष्पीकृत हो जाएगा और आपके वहाँ पे ठंडक रह जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो एक केजी द्रव्यमान को वायुमंडलीय दाब पर और द्रव के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तित करने में प्रयोग करती है। ठीक है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग करती है। कुल राशि एवं उनके मात्रक। ठीक है, अब हम राशि और उनके मात्रक पे ध्यान देते हैं। तो राशि कितने प्रकार, दो प्रकार की होती है, अदिश राशि, एक सदिश राशि, और वो आपको भौतिकी में समझाएंगे, पर यहाँ पे क्या है कि अभी इनके बारे में समझते हैं। तो राशि क्या है, उनका मात्रक और केल्विन प्रतीक। पहला राशि है तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसका प्रतीक होता है के। तापमान केल्विन और के से प्रयोग, क्योंकि उसका के से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिससे मीटर का मीटर इंग्लिश वर्ड है सबका, देखिए एम, मीटर, एम से मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे छोटा एम, क्योंकि बड़ा एम क्या है कि जब हम ये पदार्थ का जब उनका जो नाम पढ़ते हैं तो उनको डिनोट करने के लिए एक वर्ड से, जैसे टंगस्टन का डब्लू से डिनोट करते हैं, कार्बन का सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एम से मैग्नीशियम का डिनोट करते हैं। तो एम क्या है, तो दोनों के लिए समानताएं हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे छोटा एम का प्रयोग किया गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आता है कि छोटा एम या बड़ा एम, तो यहाँ पे हमें छोटा एम डालना है। उसके बाद सहती का मीटर मतलब मात्रा हुआ किलोग्राम, और इसका है केजी, क्योंकि के से किलो और जी से ग्राम। ठीक है, भार का होगा न्यूटन, न्यूटन का एन, क्योंकि एन बड़ा इसलिए क्योंकि एन से कोई साइन नहीं है, इसलिए एन डाल दिया। आयतन का होगा घन मीटर, और इसे एम क्यूब, क्योंकि एम जो मीटर जो है 3 बार आता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए यहाँ 3 बार आया है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर, kgm-3, दाब का पास्कल पी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो हमारा जो टॉपिक है वह बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, इस विश्व में, ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, ठीक है, जैसे कि हमारे पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई वस्तु किस पदार्थ की बनी है, बट वो जो पदार्थ है, ठीक है, तो यहाँ देखिए उसे क्या कहते हैं, जिस सामग्री से बनी उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इंग्लिश भी इसका पढ़ देते क्योंकि देखिए इंग्लिश भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड, इंग्लिश होगा दिस मटेरियल, मतलब यह जो मटेरियल ऑफ फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड, मतलब प्रत्येक वस्तु
इस दुनिया में जो बनी है वो किससे बनी है, तो उसे कहते हैं सब्सटेंस, यानी पदार्थ होगा हमारा उत्तर पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ की मूल तत्व 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो पूछ रहा है वो 5 मूल तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो वहाँ 5 ऑप्शन तो दिए रहेंगे, बट यहाँ देखिए यहाँ पे चौथा है क्या है, डी, इनमें से सभी। तो आपके पास हो सकता है ऑप्शन कि आप यहाँ पे डी डाल सकते हैं, बट अगर यहाँ पे ये 3 ऑप्शन ना रहे तो आप क्या करेंगे, आप अपना सोच लगाएंगे कि इसमें अगर नहीं है तो हमें इसमें नहीं मानना चाहिए, बट अगर ये 5 में से है तो फिर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? और जैसे हम जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे जितने भी पदार्थ हैं वो सब कणों से बने होते हैं। गैस भी कणों से बने होते हैं। तत्व, गैस, पदार्थ, ठोस। तो ठोस होगा? नहीं होगा। तत्व होगा? तत्व तो नहीं हो सकता, गैस भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है कणों से बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? देखने योग्य होते हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? पदार्थ के कण, अगर पदार्थ के कण देखने योग्य होते हैं, क्या ये सही है? क्या वे छोटे आकार के होते हैं? क्या वे बड़े आकार के होते हैं? क्या वे सूक्ष्म होते हैं? तो बड़े आकार के तो नहीं होंगे, क्योंकि बड़े आकार के होते हैं हम उसे देख सकते थे। छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं, पर इतने छोटे होते हैं कि नहीं देख सकते हैं। देखने योग्य भी नहीं हो सकते क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं। अगर हम सूक्ष्म का उदाहरण कब लेते हैं? जब हम सूक्ष्मदर्शी, जब हम छोटी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, तो उनके लिए हम सूक्ष्म का प्रयोग करते हैं, और इसे भी हम सूक्ष्म ही कहेंगे क्योंकि हम इसे नहीं देख सकते, इसलिए इसका उत्तर सूक्ष्म होगा। नेक्स्ट है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तित होता है? तो जब पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, क्या पानी का तल, मतलब जो पानी का जो सतह होता है, जैसे ये मेरा ग्लास है, यहाँ तक पूरा पानी भरा है, अगर हम ढेर सारी चीनी अगर हम इसमें डाल दें तो क्या होगा? जब हम इससे चीनी घोलेंगे तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम पढ़ा था कि जब नया पदार्थ बनता है, जब 2 अभिक्रियाओं से जब नया पदार्थ बनता है तो वो क्या होता है, उन दोनों का योग होता है। तो जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो इसका स्तर क्या बढ़ जाएगा, तो क्या तल में परिवर्तन होगा? वृद्धि होती है। उसका उत्तर होगा वृद्धि होती है। आप इमेजिन करिए कि अगर हम 1 गिलास पानी में अगर 1 गिलास आधा गिलास चीनी डाल दें तो क्या होगा? वो 1.5 गिलास हो जाएगा, दुगना होगा ना, मतलब 1.5 बढ़ेगा। तो क्या होता है? वृद्धि होती है। घटता है गलत, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है, पहले से 2 गुना होता है। पहले से 2 गुना कैसे होगा? अगर हम 1 चम्मच चीनी डालें तो क्या वो 2 गुना हो जाएगा? नहीं होगा, फिर सिर्फ वृद्धि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? अब ध्यान देखिए, जल, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसका उत्तर आप दीजिए। ठीक है, इसका मैं नहीं देने वाला, इसका आप दीजिए, कमेंट में करिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए। क्या आपने अपना सेंस यूज़ करिए, अपना ज्ञान यूज़ करिए। आप 9 में आ चुके हैं, 8 तक जो भी पढ़ा है बस सब लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम दिमाग पे अगर कोशिश करते, दिमाग पे अगर प्रयास देंगे तो हमें और बेहतर बनाएगा। ठीक है, पदार्थ में कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा? अब समझते हैं इन सारे को। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है? कि वो वस्तु में स्थित होती है। जैसे क्या है, एक बस में, ठीक है, या फिर एक प्लेट में क्या होता है, या एक बस में सीट जो होती है, जो गाड़ी की जो सीट होती है वो फिक्स होती है, तो वो स्थित है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं स्थिति ऊर्जा पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एक धनुष होता है। ठीक है,
हम्म, एक धनुष होता है, तो इसका जो रबर होता है ना, रबर, उसे जब टीनेंगे पीछे तो धनुष जो आगे जाएगा, तो ये क्या है, स्थितिज है, उसमें स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु गति करती रहती है, गतित करती रहती है, वो होता है गति। एक पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल जो है इसमें गति हो जाती है, ये गति करती रहेगी, किधर भी जा सकती है, इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, अब ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा क्या होता है, आप सब जानते हो ध्वनि ऊर्जा के बारे में, कि जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी ध्वनि है और ये ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। तापीय ऊर्जा मतलब हीट, गर्मी होता है, ठीक है, गर्मी। तो पदार्थ जानते हैं, सब कुछ पदार्थ ही है, तो क्या हवा में गर्मी है, गर्मी है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए तापीय ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक गर्म नहीं होता, धरती गर्म नहीं होती, सभी मेटल से बने, मेटल से बने, बट यहाँ गति तापीय ऊर्जा नहीं, यहाँ होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि पदार्थ क्या है, गति करते रहता है हमेशा, अनवरत गतिशील रहते हैं। पानी के कण गतिशील रहते हैं, हवा के कण गतिशील रहते हैं, और यहाँ तक कि पदार्थ के कण भी गतिशील रहते हैं। वो अलग बात है कि हम इन्हें महसूस नहीं कर सकते, महसूस इसलिए नहीं कर सकते कि ये इतनी इतनी डीप मात्रा में अंदर में डीपली रहते हैं कि हम इन्हें महसूस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो वो जो पदार्थ होते हैं वो फैलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोहा लें, अगर उन्हें गर्म करें तो फैलने लगता है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो क्या होता है, गति तेज होती है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण, ठीक है, तो चलिए देखिए, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, जब जो पदार्थ है वो जो स्वतः मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विसरण। ठीक है, जब स्वतः मिलते हैं तो विसरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के कण का इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पदार्थ के कण बहुत मध्य रिक्त और उनके बीच खाली स्थान होता है जहाँ पे नमक के कण मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, ये सेम क्वेश्चन जैसा कि ऊपर मैंने छोड़ा था वही क्वेश्चन है, तो इसका तो आप ही उत्तर दीजिए। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जब ठोस होता है, जो वस्तु जितनी अधिक मजबूत होगी उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, जब हम वस्तु में बाह्य बल लगाते हैं तो आकृति क्या होती है, बदल जाती है। द्रवों को आकार और आयतन, द्रवों का मतलब जो जल है, यहाँ जल बताएगा, ठीक है, जल का आकार और आयतन निश्चित होता है, नहीं, आकार निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, ना तो जल का आकार है और ना ही आयतन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है, गैसीय अवस्था में गतियों की जो कणों की जो गति होती है कैसी होती है, अनियमित और तीव्र होती है, मतलब इसका कोई नियमित नहीं है, तो ऑप्शन डी। द्रव में किसका विसरण संभव है, द्रव में क्या है जो मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या द्रव में क्या ठोस मिल सकते हैं, विसरण हो सकता है, द्रव में गैस हो सकते हैं, द्रव में द्रव हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों हो सकते हैं। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, तो उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है, इसका होगा सी, दोनों निश्चित होता है। निम्नलिखित पदार्थ में किसकी संपीड़ितता अधिक है, तो ठोस की संपीड़ितता अधिक है।
निम्नलिखित में पदार्थ की में किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? तो जैसे कि हमने बोल दिया है ठोस में, तो ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? पदार्थ के बीच में जितना अधिक रिक्त स्थान होगा वह उतना अधिक क्या है, गति करेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये डी नहीं, क्योंकि डी उतना गतिशील नहीं करता, गैस सबसे ज़्यादा गतिशील करता है। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो वाहनों में जैसा कि हम जानते हैं, वाहनों में CNG का यूज़ होता है, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। तो गैस का जो आकर्षण बल है, क्या बोला, आकर्षण बल द्रवों के कणों की अपेक्षा कम होता है। कम इसलिए क्योंकि द्रव क्या है, गैस जो है उन्हें आकर्षण नहीं कर सकते अपने गैसों को, गैस के कणों को, जबकि जल जो है आकर्षण कर लेते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तभी उन्हें काट कर आगे बढ़ पाते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक डिग्री है। क्या डिग्री हो सकता है? क्या फ़ारेनहाइट हो सकता है? फ़ारेनहाइट, डिग्री, केल्विन, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? केल्विन, क्या केल्विन हो सकता है? देखिए, चेक करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आता है हमारा तापमान का मात्रक होता है, हमारा क्या होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जिसका प्रतीक के है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा केल्विन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं आयतन, घनत्व, द्रव्यमान और क्षेत्रफल। तो किस तत्व के तो घनत्व हो सकता है इसका, क्योंकि घनत्व 25 बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। गैस में क्या बनता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण। प्रति बर्तन की दीवार पर गैस के कण, ठीक है, गैस का जो कण है, गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। क्या? दबाव, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, आकर्षण बल। तो क्या होगा? दबाव हो सकता है कि बर्तन के क्षेत्रफल पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जब गलेगा तो गलनांक। ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गति ऊर्जा बढ़ती है। जब गर्म करेगा तो वस्तु फैलेगी। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। जब कोई वस्तु गलती है तो उसका तापमान क्या है? घटता है या बढ़ता है? जब जमता है तो उसका तापमान घटता है, और जब पिघलता है तो उसका तापमान क्या रहता है? बढ़ता है या घटता है? जब किसी ठोस में गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह गलने लगता है, ठीक है। और जब हम किसी वस्तु को जमाते हैं तो उसका तापमान घटता जाता है। बर्फ़ की गलनांक होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ कितना डिग्री सेल्सियस पे गलता है? 100 डिग्री पे क्या होता है? वो वाष्पीकृत होता है। तो 373 की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। 273 के पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर
उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा अधिक होती है या कम होती है? तो इसका उत्तर होगा अधिक होती है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं, जब द्रव उबलने लगे तो वो क्या वाष्पित होगा। ठीक है। 373 के तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? कम होगी। पर 373 के तापमान पर या 100 डिग्री तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है कि 373 के तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। किस पदार्थ का तापमान में परिवर्तन पर क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव? जब तापमान उस पर पड़ता है तो उसका आकार में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, या इनमें सभी, या इनमें कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन इनमें सभी होता है। उसका आकार भी बदलता है और अवस्था भी बदलती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बर्फ़ क्या है? ठोस आकार है, तो जब उसमें तापमान बढ़ाएंगे तो क्या पिघल लेगा, और उसकी आकार अवस्था भी बदल गई, वो पानी बन गया, और आकार भी बदल गया, अब उसका कोई आकार नहीं रहा। 300 के डिग्री कितने सेल्सियस के बराबर होता है? सिंपल है, 300 के में 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। जो क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव की वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो इसका उत्तर वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वाष्पीकरण के तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ये सभी होते हैं। ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है? जब वायुमंडल में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? घटेगी। ठीक है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन? जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? जब किसी वस्तु पे अगर पदार्थ पे अगर दाब क्या है, अगर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और तापमान घटेगा, पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन? क्या ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, या फिर ठोस गैस में बदल जाएगा, या गैस द्रव में? इसका राइट आंसर होगा डी, गैस द्रव में बदल जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।